नमस्ते दोस्तों। क्या आपने भी सोचा है कि आज जो स्लिम और पावरफुल लैपटॉप या स्मार्टफोन आप इस्तेमाल करते हैं उनकी शुरुआत कैसी थी? आज हम टाइम मशीन में बैठकर जाएंगे कंप्यूटर की दुनिया के बिल्कुल शुरुआती दौर में, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के जमाने में। तो कहानी शुरू होती है 1940s और 50s के दशक में। सोचिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो आपके पूरे कमरे बल्कि एक बर्थडे हॉल जितना बड़ा हो। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। पहले जनरेशन के कंप्यूटर इतने विशाल होते थे कि उन्हें रखने के लिए खास एयर कंडीशन कमरों की जरूरत पड़ रहती थी। और इन भीमकाय मशीनों का दिल क्या था? कोई माइक्रोचिप नहीं, कोई प्रोसेसर नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में लगे वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स कांच के बल्ब जैसे दिखते थे और यही कंप्यूटर के लिए कैलकुलेशन और डेटा स्टोर करने का काम करते थे। एक एक कंप्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। अब सोचिए, इतने सारे बल्ब एक साथ जलेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी गर्मी। ये कंप्यूटर इतनी गर्मी पैदा करते थे कि अगर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम ही ठप पड्डी डीएच जाता था। और ये वैक्यूम ट्यूब्स बहुत जल्दी खराब भी हो जाते थे। मतलब हर रोज कोई ना कोई ट्यूब फ्यूज हो जाता था और इंजीनियर्स को उसे ढूंढकर बदलना पड्डी डीएचता था। ये एक बहुत बड़ा सरदर्द था। इन कंप्यूटर्स को चलाना भी बच्चों का खेल नहीं था। आज की तरह कीबोर्ड और माउस तो भूल ही जाइए। उस समय कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए पंच कार्ड्स का इस्तेमाल होता था। ये गत्ते के कार्ड होते थे जिनमें खास पैटर्न में छेद किए जाते थे। हर छेद का एक मतलब होता था। प्रोग्रामर्स को पहले अपने प्रोग्राम को इन पंच कार्ड्स पर कोड करना पड्डी डीएचता था और फिर इन कार्ड्स को मशीन में डाला जाता था। अगर एक भी छेद गलत जगह हो गया तो पूरा प्रोग्राम गड्डी डे ब्रिड्डी डे। और भाषा, ये कंप्यूटर हमारी आपकी भाषा नहीं समझते थे। ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 की भाषा, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, उसी को समझते थे। प्रोग्रामिंग करना उस समय एक बहुत ही मुश्किल और धैर्य काम था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी झंझट वाली मशीन का आखिर काम क्या था? फेल, ये कंप्यूटर आम लोगों के लिए नहीं थे। इनका इस्तेमाल बड़े बड़े कामों के लिए होता था, जैसे ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये उस दौर के कुछ मशहूर नाम हैं। इन्हें सेना के लिए मुश्किल कैलकुलेशन करने, जनगणना का डेटा प्रोसेस करने और बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक कैलकुलेशन जिसे करने में इंसानों को हफ्तों लग जाते, ये मशीनें उसे मिनटों में कर देती थीं। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन इनकी कुछ बद्दी कमियां भी थीं। ये बहुत महंगे थे, बिजली बहुत खाते थे और इनकी स्पीड आज के हिसाब से बहुत बहुत स्लो थी। इनकी मेमोरी भी बहुत लिमिटेड होती थी। तो कुल मिलाकर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर भले ही आज हमें किसी डायनासोर की तरह लगें, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने ही आज की डिजिटल क्रांति की नींव रखी थी। उन बड्ढे बड्ढे गर्म और शोर मचाने वाले कमरों से ही उस सफर की शुरुआत हुई जिसने आज हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। तो अगली बार जब आप अपना फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करें तो उन वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड्स को जरूर याद कीजिएगा। कैसा लगा आपको ये सफर? कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद। अबाउट ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में मौजूद ये छोटा सा पावरफुल स्मार्टफोन कहां से आया? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और आज हम उन्हीं जड़ों में से एक बहुत ही जरूरी पड़ाव की कहानी सुनेंगे। हम सफर करेंगे टाइम में पीछे, उस दौर में जब कंप्यूटर एक कमरे जितने बड़े हुआ करते थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं 1950 के दशक के बीच से। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब्स पर चलते थे, वो बहुत बड़े, बहुत ज्यादा गर्म होने वाले और भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं थे। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स एक बेहतर चीज की तलाश में थे और तभी एक जादुई चीज का आविष्कार हुआ, ट्रांजिस्टर। हाँ, यही वो छोटा सा डिवाइस था जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1956 के आसपास वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर इन छोटे, ज्यादा भरोसेमंद और कम बिजली खाने वाले ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ और इसी के साथ जन्म हुआ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का। तो इनमें क्या खास था? पहली बात तो ये कि ये साइज में अपने दादा परदादा यानी फर्स्ट जनरेशन वालों से काफी छोटे हो गए। जहां पहले वाले एक पूरे कमरे में आते थे, वहीं ये अब एक बड़ी अलमारी जितने
साइज में सिमट गए थे। ये कम गर्म होते थे, इसलिए इन्हें कूलिंग के लिए उतने टाइम जाम की जरूरत नहीं पड़ती थी। और स्पीड जबरदस्त सुधार हुआ। ये कंप्यूटर माइक्रोसेकंड्स में कैलकुलेशन कर सकते थे, जो उस जमाने के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मतलब जो काम पहले घंटों में होता था, अब वो मिनटों में होने लगा था। इससे इनकी रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता भी कई गुना बढ़ गई। लेकिन असली गेम चेंजर था प्रोग्रामिंग का तरीका। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, जो बहुत ही मुश्किल होती थी, उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन सेकंड जनरेशन के साथ आई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि फोर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब प्रोग्रामर्स इंग्लिश जैसे शब्दों और कमांड्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को निर्देश दे सकते थे। इससे कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े बड़े बिजनेस और इंडस्ट्रीज भी इसका फायदा उठाने लगे। अब डेटा स्टोर करने का तरीका भी बदला। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल होने लगा। सोचिए, आज की पेन ड्राइव और एसएसडी की शुरुआत यहीं से हुई थी। ये ज्यादा डेटा ज्यादा तेजी से स्टोर कर सकते थे। इस दौर के कुछ मशहूर कंप्यूटर थे IBM 1401, जिसे बिजनेस की दुनिया में खूब पसंद किया गया, और CDC 1604, जो अपने समय का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता था। ये वो मशीनें थीं जो बड़ी बड़ी कंपनियों का पैरोल संभालती थीं, यूनिवर्सिटीज में साइंटिफिक रिसर्च करती थीं और यहाँ तक कि सरकारी कामों में भी मदद करती थीं। लेकिन हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। 1960 के दशक के बीच आते आते एक और नई टेक्नोलॉजी ने दस्तक दी, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। और इसी के साथ सेकेंड जनरेशन का दौर खत्म हुआ और थर्ड जनरेशन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का ये दशक, जो लगभग 1956 से 1964 तक चला, टेक्नोलॉजी के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना है। इन्होंने कंप्यूटर को बड़ा, गर्म और अविश्वसनीय होने की इमेज से निकालकर छोटा, तेज और ज्यादा भरोसेमंद बनाया। इन्होंने ही वो नींव रखी जिस पर आज की पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। तो अगली बार जब आप अपना फोन इस्तेमाल करें, तो उन ट्रांजिस्टर वाले बड़े बड़े बक्सों को जरूर याद कीजिएगा, जिन्होंने इस क्रांति की शुरुआत की थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हे दोस्तों, कंप्यूटर की दुनिया में पूरे पूरे कमरे जितने और उन्हें चलाना, अरे बाबा, वो तो और आविष्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। ये IC क्या बला थी? इमेजिन कीजिए, हजारों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर पैक कर दिया गया। ये एक रेवोल्यूशन था। फर्स्ट जनरेशन में थे बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में आए ट्रांजिस्टर्स और अब थर्ड जनरेशन में आ गई थी ये पावरफुल ICs। एक छोटे से इन्वेंशन ने कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव आया साइज में। जो कंप्यूटर पहले पूरे कमरे में आते थे, वो अब एक बड़े से रेफ्रिजरेटर या एक डेस्क के साइज में सिमट गए। उन्हें मिनी कंप्यूटर्स कहा जाने लगा। पहली बार कंप्यूटर्स ऑफिस स्पेसेस में फिट होने लगे थे। साइज छोटा हुआ तो स्पीड का क्या? अरे स्पीड तो रॉकेट बन गई। जहां पहले के कंप्यूटर्स हजारों कैलकुलेशंस पर सेकंड करते थे, वहीं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स लाखों इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड प्रोसेस करने लगे। मतलब काम अब सुपर फास्ट होने वाला था। और सिर्फ स्पीड ही नहीं, ये कंप्यूटर ज्यादा रिलायबल यानी भरोसेमंद भी थे। वैक्यूम ट्यूब्स की तरह बार बार खराब नहीं होते थे और सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर्स से भी कम गर्मी पैदा करते थे। मतलब अब AC का खर्चा भी थोड़ा कम हो गया होगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इसी जनरेशन में पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल आम हुआ। सोचिए, इससे पहले डेटा डालने के लिए पंच्ड कार्ड्स और प्रिंट आउट के लिए लंबे लंबे कागज इस्तेमाल होते थे। कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन अब आप सीधे कीबोर्ड से टाइप कर सकते थे और स्क्रीन पर देख सकते थे। इसने कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली बनाने की तरफ पहला बड़ा कदम उठाया। इसी दौर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत एडवांस्ड हो गए। अब कंप्यूटर्स एक साथ कई अलग अलग एप्लीकेशंस चला सकते थे, जिसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब एक ही कंप्यूटर पर एक ही समय में अलग अलग यूजर अपना काम कर सकते थे। इस जनरेशन के कुछ सुपरस्टार कंप्यूटर्स के नाम थे IBM 360 सीरीज, PDP-8 और ICL 2900। IBM 360 तो इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसने बिजनेस और साइंटिफिक कंप्यूटिंग दोनों की दुनिया पर राज किया।
तो संक्षेप में कहें तो थर्ड जनरेशन ने हमें दिए छोटे, तेज, सस्ते और ज्यादा भरोसेमंद कंप्यूटर। इसने कीबोर्ड, मॉनिटर और एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पॉपुलर बनाया। इसी जनरेशन ने उस फाउंडेशन को रखा जिस पर आज हमारे मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर्स यानी पीसीज खड़ी दे हैं। अगर ये जनरेशन न होती तो शायद आज हम और आप इस तरह वीडियो के जरिए जुड़े नहीं होते। तो अगली बार जब आप अपने स्लीक से लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करें तो एक पल के लिए उन इंटीग्रेटेड सर्किट्स और थर्ड जनरेशन के पायोनियर्स को जरूर याद कीजिएगा। कैसा लगा आपको ये टाइम ट्रैवल? कमेंट्स में जरूर बताना और कंप्यूटर की हिस्ट्री के ऐसे ही और रोचक किस्सों के लिए फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। म्यूजिक स्वेल्स एंड फेड्स आउट। क्या आप जानते हैं जो लैपटॉप या कंप्यूटर आज यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर्स की दुनिया में एक क्रांति का नतीजा है। चौहान और इस क्रांति का नाम था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। तो चलिए टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं 1971 से 1980 के दौर में। इससे पहले के कंप्यूटर्स बड़े बड़े कमरों जितने हुआ करते थे। उन्हें चलाने के लिए इंजीनियर्स की पूरी टीम लगती थी। लेकिन फिर हुआ एक चमत्कार, एक ऐसा इन्वेंशन जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था माइक्रो प्रोसेसर। सोचिए, हजारों लाखों इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज को एक छोटी सी सिंगल सिलिकॉन चिप में फिट कर दिया गया। इसी चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और जैसे ही ये माइक्रो प्रोसेसर बना, कंप्यूटर्स का साइज एकदम से छोटा हो गया। जो कंप्यूटर पहले एक कमरा लेता था, अब वो एक डेस्क पर आसानी से आ सकता था। यही से शुरुआत हुई पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी के युग की। इस जनरेशन की सबसे खास बात थी इसकी पावर और स्पीड। पहले के कंप्यूटर से ये हजारों गुना तेज और रिलायबल थे। साथ ही इनमें हीट भी बहुत कम पैदा होती थी, इसलिए एसी वाले बड़े बड़े रूम्स की जरूरत भी खत्म हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सस्ते हो गए। इतने सस्ते कि आम लोग, स्टूडेंट्स और छोटे बिजनेसेस भी इन्हें खरीद सकते थे। इसी दौरान 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने एप्पल आई बनाया और फिर एप्पल डू। दूसरी तरफ आईबीएम ने भी अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर 1981 में लॉन्च किया। ये वो पल था जब कंप्यूटर टेक कंपनीज की लेबोरेटरी से निकालकर हमारे घरों और ऑफिसेज में आ गया। और प्रोग्रामिंग, पहले जहां कॉम्प्लेक्स मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, वहीं अब C++ और SQL जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई। इनकी वजह से सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान हो गया। इसी जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ। माउस आइकॉन्स, विंडोज, ये सब चीजें जिन्होंने कंप्यूटर को इतना यूजर फ्रेंडली बनाया, उनकी नींव इसी जनरेशन में रखी गई। इंटरनेट का जो शुरुआती रूप था ARPANET, वो भी इसी जनरेशन में डेवलप होकर फैलना शुरू हुआ। यानी आज हम जो डिजिटल दुनिया देख रहे हैं, जहां हर चीज एक क्लिक पर अवेलेबल है, उसकी असल शुरुआत इसी चौथी पीढ़ी से हुई थी। तो अगली बार जब आप अपने लैपटॉप पर कोई मूवी देखें या मोबाइल पर यह वीडियो, तो याद रखिएगा कि यह सब उस एक छोटी सी चिप माइक्रो प्रोसेसर की वजह से पॉसिबल हुआ है। ये फोर्थ जनरेशन ही थी जिसने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया और पावर हमारे हाथों में दे दी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने भी सोचा है कि जिस कंप्यूटर या स्मार्टफोन को आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे बना? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के बारे में, जो आज भी चल रही है और हमारे भविष्य को आकार दे रही है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, एक पूरे कमरे जितने बड़े। उनमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे जो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे। फिर आए ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट और फिर माइक्रो प्रोसेसर। हर पीढ़ी के साथ कंप्यूटर छोटे, तेज और ज्यादा शक्तिशाली होते गए। और फिर 1980 के दशक के बाद शुरू हुआ एक नया दौर, 5वीं पीढ़ी का दौर। इस पीढ़ी का सपना सिर्फ कंप्यूटर को तेज बनाना नहीं था, बल्कि उसे इंटेलिजेंट बनाना था। एक ऐसा कंप्यूटर जो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके और हमारी भाषा समझ सके। और इसी सपने ने जन्म दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को। जी हाँ, AI 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का दिल और दिमाग है। पहले के कंप्यूटरों को हमें स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता था कि क्या करना है, जिसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। लेकिन AI वाले कंप्यूटर खुद से सीखते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और फैसले लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बहुत हाईटेक बातें हैं, हमारी जिंदगी में इसका क्या काम? अरे, आप इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और वो आपके मन की बात समझ जाता है, वो AI है। जब आप अमेज़ॉन पर शॉपिंग करते हैं
और वो आपको आपकी पसंद की चीजें दिखाता है, वो एआई है। आपका सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब 5वीं पीढ़ी के ही तो चमत्कार हैं। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी खासियत है पैरेलल प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक साथ हजारों काम कर सकता है। पहले के कंप्यूटर एक बार में एक ही काम करते थे, जैसे एक इंसान एक ही किताब पढ़ सकता है। लेकिन 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर एक ही समय में हजारों किताबें पढ़ सकता है। इसी वजह से आज हम बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च, मौसम का पूर्वानुमान और फूजाडी मेडिकल एनालिसिस इतनी जल्दी कर पाते हैं। और एक और कमाल की चीज है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन ये 5वीं पीढ़ी का अगला लेवल है। ये इतने शक्तिशाली होंगे कि आज के सुपर कंप्यूटर जो काम सालों में करते हैं, वो उन्हें कुछ सेकंड में कर देंगे। सोचिए, इससे हम कितनी नई दवाइयां खोज पाएंगे, ब्रह्मांड के कितने रहस्य सुलझा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं। एआई और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जितने फायदेमंद हैं, उतने ही कुछ सवाल भी खड़े करते हैं। डेटा प्राइवेसी का सवाल, नौकरियों का सवाल, और ये भी कि क्या मशीनें कभी इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगी। ये सब बड़े सवाल हैं जिन पर हमें सोचना होगा। तो अगली बार जब आप अपना फोन अनलॉक करने के लिए फेस आईडी का इस्तेमाल करें या अपने दोस्त को कोई फनी मीम भेजें, तो याद रखिएगा कि आप कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक क्रांति है जो 1980 के दशक में शुरू हुई थी और आज भी हमारे जीने, काम करने और सोचने के तरीके को बदल रही है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो असली मजा शुरू हुआ है। आप इस भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।